आज हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे जो जो बेसिक बेसिक टर्म्स टर्म्स यूज्ड यूज्ड होती होती हैं हैं लैग्रेंजियन लैग्रेंजियन में। में। ठीक, ठीक, तो तो हेडिंग हेडिंग है है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे वही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने लास्ट क्लास में भी मैं बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हम अपने सूटेबल अपने मतलब कि हमारे लिए कंफर्टेबल रहे हम ऐसे कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। वो कार्टेशियन भी हो सकता है ना, वो स्पेरिकल पोलर भी, वो मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, इसलिए हम इसे जनरल बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। वो जनरल हम मतलब कि यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में ना, तो एक मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो पहला तो यही है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं ना, वो हम इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं, है ना। मतलब डिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो जो डिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ना, वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, हम इंडिपेंडेंट ही करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतने ही इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, या फिर जितने इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट, या फिर मैं इंडिपेंडेंट वर्ड ही यूज़ नहीं करूँगा अब। अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट ही है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक सेकंड, मैं गलत लिख दिया, मतलब गलत क्या उल्टा लिख दिया। अगर मानो कि इफ़ नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम क्यू आई से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर इफ नंबर ऑफ क्यू आईज, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो हम कह देंगे कि ऑल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है। सो ऑल क्यू आईज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं एक और कि अगर नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ क्यू आईज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो हम कहेंगे कि ऑल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ऑल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि कुछ डिपेंडेंट भी हैं, तभी तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। और एक हम कहेंगे थर्ड कि जो हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं ना, मतलब हम उन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब कि इट विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अगर इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को, तो एक हम देखो ऐसे लिख सकते हैं डेल क्यू आई बाय डेल क्यू जे इक्वल्स टू क्रोनिकल डेल्टा आई जे। देखो ये जो आई जे है ना, अगर हम एक बार आई यूज करते हैं और फिर उसके बाद ना ये डमी इंडिसेस होते हैं, पहले आई यूज कर लिया तो दूसरी बार हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे क्यू जे, अब हमने जे ले लिया, पहले आई लिया, है ना। तो ये वही है कि डमी इंडिसेस होते हैं, और ये इक्वल होगा, हमें पता है क्रोनिकल डेल्टा 1 होता है या फिर 0 होता है, ठीक। 1 होता है जब आई इक्वल्स टू जे रहेगा, और 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे रहेगा। और तो हमारे केस में हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 रहेगा डेल क्यू आई बाई डेल क्यू जे, मतलब क्यू आई एक अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और क्यू जे एक अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लो कि क्यू आई अगर हमारा x है और क्यू जे हमारा y है, तो डेल
डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ऑल अबाउट यही है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी, देखो जनरलाइज्ड वेलोसिटी ये क्या है ना, ये टोटल टाइम डेरिवेटिव होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का। जैसे क्यू आई तो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, और क्यू आई डॉट का मतलब है, क्यू आई डॉट का मतलब है कि अ, ये है डेल, वो मतलब टोटल टाइम डेरिवेटिव, तो डी क्यू आई बाई डी टी, डी क्यू आई बाई डी टी, है ना। मतलब कि डॉट का मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में ना टाइम डेरिवेटिव को बोलते हैं। तो ऐसे ही जनरलाइज्ड वेलोसिटी का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये होगा, इट इज टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट मान लो फॉर एग्जांपल कि क्यू वाई एक्स है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो इसका जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगा ना, क्यू वाई डॉट होगा, वो होगा डेल एक्स बाय मतलब डी एक्स बाई डी टी, टोटल है ना डी एक्स बाई डी टी, तो हम इसको लिखेंगे एक्स डॉट। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम दो एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्यू जे ले लेते हैं, अगर हम वाई ले लेते हैं तो क्यू आई डॉट होगा आपका डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू वाई डॉट। और सिमिलरली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जैसे यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज करते हैं ना, इंडिपेंडेंट है और ये कंडीशन आ रही है, तो ऐसे ही जनरलाइज्ड वेलोसिटी में भी ये रहता है। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी में भी हम इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करेंगे, सिमिलर टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज टेकन एज इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी हम डेल क्यू वाई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट इक्वल्स टू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, और जो है कि आपकी वैल्यू आएगी 1 आएगी या फिर 0 आएगी। ठीक है, 1 कब आएगी, जब आई इक्वल टू जे रहेगा, और 0 कब आएगी, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस केस में देखूं, तो इस केस में देखो डेल क्यू आई यहाँ पे जे है ना। तो अगर हम मैं देखूं तो डेल क्यू आई डॉट बाय डेल क्यू जे डॉट निकालूं तो 0 आएगा। समझिए ना, क्योंकि क्यू आई क्या है आपका, डेल क्यू आई डॉट क्या है, एक्स डॉट, वो सॉरी नहीं क्यू आई डॉट एक्स डॉट नहीं है। तो यहाँ पे देखो डेल क्यू आई डॉट क्या है, डेल एक्स डॉट, है ना, बाय डेल वाई डॉट। तो ये आपका 0 आएगा क्योंकि एक्स डॉट और वाई डॉट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस वजह से हमारा ये आ रहा है, ये हो गया आपका जनरलाइज। और एक यहाँ पे नोट है कि देखो नोट में ये है कि जो लेग्रेंज फॉर्मूलेशन होता है मैकेनिक्स का, तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन Lagrangian formulation of mechanics, it is assumed that generalized velocity does not depend on does not depend on generalized coordinate, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये तो वही बात होगी ना कि डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था जनरलाइज्ड वेलोसिटी में देखा था कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी में देखा था ना कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो वो इंडिपेंडेंट रहेगी, या फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर अलग अलग है तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्रॉनिकल डेल्टा के इक्वल हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा अगर इंडिपेंडेंट है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, मतलब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, है ना। जो ये इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। एक सेकेंड,
डिपेंड ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो इसमें भी हम फिर ऐसे लिख सकते हैं ना ये भी, कि डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई सिंपल इक्वल टू 0 रहेगा। और सिमिलरली एंड डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू आई डॉट, मतलब डेल क्यू आई डॉट, या फिर यहाँ पे क्यू जे आई जे, जैसे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मुझे जे लेना था, यहाँ पे आई ले रहा है तो नीचे जे ले रहे हैं, तो ये भी 0 रहेगा, है ना। इतना देखो सिंपल है क्योंकि इंडिपेंडेंट कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं लैग्रेंजियन। तो हमारा थर्ड है लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन को हम एल से डिनोट करते हैं। तो देखो लैग्रेंजियन ना एक तरह से एक सूटेबल फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, ठीक। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि इट इज अ सूटेबल फंक्शन, जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी एक तरह सूटेबल कोऑर्डिनेट्स होते थे, जो मतलब कि कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल तो गलत बोल रहा हूँ मैं, कि एक तरह से जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम सूटेबल कोऑर्डिनेट्स बोलते थे, वो कुछ भी हो सकता था, ऐसे ही ये लैग्रेंजियन है, ये एक तरह से सूटेबल फंक्शन होता है ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। तो हम एल को लिख सकते हैं कि एल एक फंक्शन है किसका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का और टाइम का, ऑब्वियसली टाइम का, ठीक। तो जब हम जो ये और ये हमें इट मस्ट गिव्स करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गिव करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन देता है। तो लैग्रेंजियन का ना खुद का कुछ वो नहीं है इतना कि लैग्रेंजियन का क्या फिजिकल इंपॉर्टेंस है, इसकी कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है। जो क्वांटिटी यूनिकली डिफाइंड नहीं होती है ना फिजिक्स में, तो उनकी कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो जो हम लैग्रेंजियन को आपने देखा होगा कि क्लासिकल मैकेनिज्म काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं ना, तो ये नॉट ऑलवेज, ये हमेशा हम ये ऐसे यूज नहीं करते हैं, है ना। हम जैसे मैं कोस्मोलॉजी में पीएचडी चल रही है मेरी, तो उसमें जो लैग्रेंजियन यूज हो रहा है ना, उसमें ये यूज नहीं हो रहा है, वहां पे एक अलग लैग्रेंजियन यूज हो रहा है। तो ये ये मतलब कि इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि लैग्रेंजियन ना एक यूनिकली डिफाइंड नहीं है कि भाई हमेशा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। तो यहाँ पे एल इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। तो ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी कोई डायरेक्ट फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव डायरेक्ट फिजिकल इंपॉर्टेंस इन फिजिक्स, ठीक। तो इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो अब एक तो हम इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये निकलता कैसे है, क्या क्या सीन है, ठीक। इलस्ट्रेशन करते हैं। तो हम पहला इलस्ट्रेशन कर लेते हैं कि पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी नियर अर्थ, नियर अर्थ। देखो कोई पार्टिकल फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी नियर अर्थ, तो हम एक यहाँ पे सरफेस, नियर अर्थ सरफेस बना लेते हैं ऐसे, ठीक। तो ये पार्टिकल है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस। और यहाँ पर अगर एक हम पार्टिकल ले लेते हैं, ये हमने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, ये पार्टिकल है पी। अब ये जो पार्टिकल है, अब यहाँ पर देखो, अब हमें पता है लैग्रेंजियन जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं ना, वो हम ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जब भी नियर अर्थ सरफेस की बात हो,
तो हमेशा mgh यूज करते हैं। और अदरवाइज अगर सन अर्थ सिस्टम की या फिर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो वहाँ पर ना वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम ग्रेविटेशन में यूज करते थे, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशन में दूसरा फॉर्मूला होता था, और यहाँ पे नियर द सरफेस में हम mgh यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर हम इसका डिस्टेंस हम यहाँ से ये z ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर इस सरफेस पर हम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक। तो इसका देखो लैग्रेंजियन इसका कितना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, v क्या वेलोसिटी, और कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है z, तो z जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी कितनी आएगी, z डॉट आएगी, तो ये हमारा v आ गया, और v स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब z डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, z डॉट स्क्वायर माइनस एम जी। अब देखो हाइट, हाइट हम ऊपर है ना, हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ है, और ये हम ऊपर ऊपर है ना पार्टिकल, अगर नीचे होता तो माइनस एच लेते, और ऊपर है तो यहाँ पे प्लस एच लेंगे, और एच कितना है जेड, तो यहाँ पर हमारा एम जी जेड, तो ये आ गया हमारा लैग्रेंजियन, ठीक है ना, ये आ गया हमारा लैग्रेंजियन। ऐसे ही हम एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक और लेते हैं सेकंड। अगर हम लेते हैं रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, देखो रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल का अगर हम लेते हैं तो देखो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल का तो अगर फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है कि वो बंधा हुआ नहीं है, मतलब उसकी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो जीरो होगी, तो बस सिंपल इसका लैग्रेंजियन निकाल लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक की होती है ना वो आपकी होती है एम नोट सी स्क्वायर रूट 1 - v² / c², और पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी जीरो थी, तो इसका लैग्रेंजियन केवल इतना रहेगा, और इसमें नहीं रहेगा, बस यही इसका लैग्रेंजियन रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमने पॉइंट कर लिए थे कवर, 3 कर लिए थे ना, 3, अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ है आपका जनरलाइज्ड, हम ना पूरी क्लास में जनरलाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम जनरलाइज कर दे, जैसे कि जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक स्पेशल केसेस के लिए थी, लेकिन हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं जो जनरल के लिए है। तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो जनरलाइज हो जाती थी, हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसे ही ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स हर जगह एप्लीकेबल नहीं थी, है ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी कि उसमें हम एक ही तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें लिमिटेशंस थी ऐसे, उसमें हम वो चीज़ भी यूज कर रहे हैं जो डिपेंडेंट है, लेकिन हम इसमें वो चीज़ भी यूज करेंगे जो इंडिपेंडेंट है, मतलब वही चीज़ यूज करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इंडिपेंडेंट रहती है ना। जैसे हमने कांस्टेंट रिलेशन निकाले, उससे हमें पता चल गया कि एक्स और वाई अगर डिपेंड कर रहा है तो हम केवल एक्स को लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें जनरलाइज का मतलब ये है कि जनरलाइज हम इसलिए यूज करते हैं। अब इसमें देखो जनरलाइज मोमेंटम, या फिर इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट मोमेंटम, या फिर हम इसे बोलते हैं कैनोनिकल मोमेंटम, ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं है, ये बस पार्शियल डेरिवेटिव है एल का विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम को देखो, जनरलाइज्ड मोमेंटम ना पी आई से डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम हम पी आई को लिख सकते हैं डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, क्यू आई डॉट ही तो होता है ना जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो लैग्रेंजियन हमें पता है, तो ये आ गया हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। अब मान लो जैसे, और देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जनरलाइज्ड, अगर मान लो कि अगर हमारा इफ क्यू आई इक्वल टू एक्स है, तो हमारी जनरलाइज्ड वेलोसिटी कितनी आएगी, एक्स डॉट आएगी, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम आएगा वो पी एक्स निकालेंगे हम, जो होएगा डेल एल बाय डेल
क्यू एक्स डॉट, ठीक है ना, मतलब कि जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही मतलब लैग्रेंजियन में जितना कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना, उतनी ही जनरलाइज वेलोसिटी रहेगी। पर ये जरूरी नहीं है जनरलाइज वेलोसिटी जितने उतने जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के केस में। तो कहने का मतलब ये है कि जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही जनरलाइज मोमेंटम रहेंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही यहाँ पे अगर कह दें इफ क्यू जे इज इक्वल टू, अगर वाई है ना, तो क्यू जे डॉट इज इक्वल टू वाई डॉट हो जाएगा जनरलाइज वेलोसिटी, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम रहेगा ना पी वाई रहेगा, डेल एल वाई डेल क्यू वाई डॉट, ठीक है ना, ये ऐसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जनरलाइज ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं अगले की, ये हमारा फोर्थ था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, एक्शन की। अब देखो एक्शन, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्शन कुछ नहीं है, एक्शन को मतलब कि जब हम लैग्रेंजियन को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब लैग्रेंजियन को टाइम के साथ इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में अगर जब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसको ही हम एक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये देखो ये एक्शन है ना। जब हम लैग्रेंजियन को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। और देखो इसमें एक बात है जो बतानी है, देखो इसमें जो लैग्रेंजियन है ना वो टाइम के साथ इंटीग्रेट कब होगा, वो इंटीग्रेट तभी पॉसिबल है जब लैग्रेंजियन टाइम के टर्म्स में होगा। तो अगर मैं, है ना, तभी तो पॉसिबल है वो। अगर लैग्रेंजियन टाइम के टर्म्स में ही नहीं है तो वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, वो तो एक तरह से मतलब कि कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, वो तो बाहर आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेट केवल डी टी का होगा, है ना। तो ये इंटीग्रेट तभी होगा जब एल उसके टाइम का फंक्शन है। तो हम अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ ना तो इट इज डिफाइंड एज integration of Lagrangian with respect to time from some initial time to final time, initial time to final time, ठीक है ना। अब देखो एक, चलो थोड़ा डाउट आ रहा होगा तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल देखूं, अगर हम मान लो कि हम एक्शन निकाल रहे हैं ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्शन निकाल रहे हैं और वो भी 1D का केस ले रहे हैं, तो इसका देखो सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले हम लैग्रेंजियन निकालेंगे। लैग्रेंजियन कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वन डायमेंशन मान लो कि हम एक्स एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस में ही वो ऑसिलेट कर रहा है अपना ऑसिलेटर, मतलब अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ना, जो ऑसिलेट कर रहा है वो एक्स एक्सिस में कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एक्स डॉट स्क्वायर आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है तो जनरलाइज वेलोसिटी कितना ही एक्स डॉट आ गई, और वी स्क्वायर है तो एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, पता ही हमें हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो और हमें ये पता है कि के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट में के बाई एम होता है। तो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन लिख सकते हैं, देखो एक सेकेंड दोबारा, तो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन कितना लिख सकते हैं, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा लैग्रेंजियन, ठीक है। अब देखो, अब लैग्रेंजियन हमारा टाइम के टर्म्स में तो है ही नहीं ना, तो इसका क्या एक्शन पॉसिबल है, इसका एक्शन पॉसिबल है नहीं है इसका पॉसिबल, जब तक हम इसे टाइम के टर्म्स में नहीं कन्वर्ट करते। तो देखो हमने जब एसएचएम पढ़ा था ना तो उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, है ना, तो उसका जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने सोल्व करा तो जो जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो कुछ ऐसा नहीं आया था, देखो याद करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा आया था ना जब हम एसएचएम को सोल्व करते, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसे सोल्व करा तो फिर हमारा एक्स इतना आ गया था। तो ऐसे ही जब हम इसका एक्स डॉट निकालेंगे तो इस एक्स को डी एक्स बाई डी टी कर देंगे तो आपका आ जाएगा ए ओमेगा, और साइन का हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो एक्स को इसमें पुट कर दिया और एक्स डॉट को भी इसमें पुट कर दिया, मतलब कि ये जो x है इसको हमने इसमें पुट कर दिया और x डॉट को हमने इसमें पुट कर दिया। तो हमारा जो लैग्रेंजियन आ जाएगा वो क्या टाइम का फंक्शन नहीं होगा,
जो हमारा लैग्रेंजियन आएगा वो लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन हो जाएगा ना। तो अब हम इसका एक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो टाइम का फंक्शन हो गया, तो टी आई भी पता है, टी एफ भी पता है, तो हम यहाँ से एस निकाल देंगे आराम से। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा हमारा एक्शन, जो कि हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। अब सिक्स्थ है एक्शन वेरिएबल। ये बस एक टर्म्स हैं, ठीक है। एक्शन वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं जे आई से, ठीक है, जे आई से डिनोट करते हैं। तो आपका जे आई हो जाएगा, अगर हम जनरलाइज मोमेंटम को जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म्स में इंटीग्रे मतलब जनरलाइज मोमेंटम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म्स में होगा और उसे हम क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन वेरिएबल। ठीक है, ये बस सिंपल है, मतलब कि ये जस्ट टर्म्स हैं, क्योंकि हम बेसिक टर्म्स ही मतलब कि पढ़ रहे हैं। अब देखो सेवंथ है हमारा इम्पोर्टेंट हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था कि लैग्रेंजियन जो फंक्शन होता है किसका, क्यू आई का, क्यू आई डॉट का और टाइम का, इसी तरह ना हैमिल्टोनियन भी फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड मोमेंटम का एंड टाइम ऑब्वियसली। ठीक है ना, जनरलाइज्ड ये होगा, सॉरी, हैमिल्टोनियन। और जैसे हमारा जनरलाइज्ड लैग्रेंजियन में ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट होती थी। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम इसको डेल क्यू आई बाई डेल क्यू आई डॉट डॉट को इक्वल टू जीरो लिखते थे ना, या फिर डेल क्यू आई डॉट बाई, ये जे है ना, तो डेल क्यू आई जे इक्वल टू जीरो लिखते थे। ऐसे ही इसमें ये दोनों भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डेल क्यू आई बाय डेल पी जे आपका जीरो रहेगा, एंड डेल पी आई बाय डेल क्यू जे आपका जीरो। मतलब कहने का मतलब ये कि जनरलाइज मोमेंटम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये है इसका मतलब। और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मूला आता है ना, हमारा हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला देखो ये आता है, समीशन आई और जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज वेलोसिटी माइनस एल। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आता है ये हमारा लैग्रेंजियन से निकलता है, और वो भी जब हम लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं ना लैग्रेंजियन से, तो तब निकलता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, और कभी एक दो क्लास बाद या फिर कभी हम लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन देखो, हैमिल्टोनियन इज obtained from Lagrangian using legendary transformation, legendary ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, कभी हम लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे, अभी केवल बेसिक टर्म्स हम एक अलग क्लास ले लेंगे इसमें। ठीक है ना, ये हमारा हो गया सिक्स सेवन्थ हो गया, सॉरी। तो हाँ, और हम इसमें देखो एक एक चलो ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे जो हमारा लैग्रेंजियन है ना, अगर वो टाइम पर एक्सप्लिसिटली मतलब कि डिपेंड नहीं करता, मतलब कि लैग्रेंजियन में अगर हमें डायरेक्ट टाइम टाइम की टर्म्स हमें नहीं दिख रही है, तो तो तब जो उसके कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन निकलेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी फंक्शन। इफ एल इज, ये जस्ट मतलब कि टर्म्स है, मतलब बताने के, ऐसा कोई इनका आगे कुछ खास यूज है नहीं, बस ऐसे मैं बता रहा हूँ। इफ एल इज डज नॉट explicitly depend on time, then Hamiltonian is called, then मतलब corresponding जो हैमिल्टन मिलेगा उसे हम बोलते हैं एनर्जी फंक्शन। एनर्जी फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम ये तो हाँ, अब हम करते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स एक अच्छा टॉपिक है। 8 जनरलाइज, हम यहाँ पे जनरल चीज की बात करेंगे,
ये ऐसे नहीं कि बस एक ही जगह स्पेशल केसेस में लगे। हाँ, यहाँ पे हम करेंगे जनरलाइज चीज़ों की बात कि ये जनरलाइज फोर्स अब ये हर जगह एप्लीकेबल है, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू आई से, जनरलाइज्ड फोर्स। तो देखो जनरलाइज्ड फोर्स, देखो हमें एक सेकेंड, देखो जनरलाइज्ड फोर्स का मतलब ये है कि जैसे एक ब्लॉक था, हमने जैसे न्यूटन मैकेनिक्स में पढ़ा, ये ब्लॉक है और इसमें यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में डीएल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एल, है ना, एफ डॉट डी एल ही तो होता है। और यहाँ पे डी एल और एफ क्या सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे एफ डी एल आ जाएगा, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन निकल जाएगा ये। तो सिमिलरली ना यहाँ पे देखो वर्क डन, अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट के डी एल वैक्टर, हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ना आइंस्टाइन समीशन रूल, देखो ये कितना आएगा आपका, मतलब एक आइंस्टाइन समीशन रूल होता है ना, जैसे ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो उसे हम ए आई बी आई लिख सकते हैं, ए आई बी आई लिख देते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ आई डी एल आई, एफ आई डी एल आई। अगर आइंस्टाइन समीशन रूल नहीं आता तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक अलग से पढ़ा दूंगा। तो ऐसे ही ये जो हमारा आया यहाँ पर ना, ये एफ आई, ये है हमारा एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल फोर्स, और ये जो डी एल आई है ये है हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जनरलाइज्ड फोर्स। तो हम ऐसे ही सिमिलरली हम जनरलाइज्ड फोर्स के लिए भी वर्क डन निकाल सकते हैं। देखो सिमिलरली हम जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज अगर हम वर्क डन निकालते हैं और उसमें हम जनरलाइज फोर्स को भी हम ऐसे देखो क्यू जे और डी क्यू जे, है ना, एक सेकंड में सही से लिख देता हूँ, क्यू जे और डी क्यू जे। अब देखो किसी किसी को डाउट रहता है कि आपने तो ऐसे मतलब कि पूछते हैं कि यहाँ तो क्यू आई लिया था, यहाँ पे क्यू जे लिया था। अरे देखो ये डमी इंडिसेस है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्यू जे इसलिए लिया क्योंकि आई यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, आई यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो अगली बार जब हम यूज करते हैं ना डमी इंडिसेस, तो उसमें दूसरा लेते हैं जे, अगली बार कुछ और यूज करेंगे, के यूज कर लेंगे, तो ये कुछ भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्यू जे है ना, ये है आपका जनरलाइज फोर्स, ओ सॉरी, हाँ हाँ जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स। और ये आ गया आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता था क्यू जे, है ना, तो डी क्यू जे थोड़ा सा स्मॉल चेंज है, मतलब ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अब देखो ये हम क्यू जे हमें फाइंड करना है, तो हम इसे इक्वेशन वन ले लें और इसे इक्वेशन टू ले लें, तो वन इक्वल टू टू कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो अब यहाँ पे करते हैं वन इक्वल्स टू टू, तो वन इक्वल्स टू टू करेंगे तो क्यू जे और डी क्यू जे इक्वल्स टू एफ आई और डी एल आई, डी एल, एक सेकेंड, एफ आई और डी एल आई, ये कर लेंगे। और यहाँ से हम क्यू जे निकाल लेंगे, क्यू जे आ गया हमारा एफ आई और डेल एल आई बाय डेल क्यू जे, ये आ गया हमारा जनरलाइज्ड फोर्स। अब देखो लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैंने डीएल एलिमेंट बताया था आपको, तो वो डीएल एलिमेंट देखो याद होगा अगर आपको, तो डीएल वेक्टर इक्वल्स टू एच वन, सॉरी एच वन, हाँ एच वन डी क्यू वन और ई वन कैप ऐसे, प्लस एच टू डी क्यू टू और ई टू कैप, प्लस एच थ्री डी क्यू थ्री और ई थ्री कैप, ये आया था। तो अगर हम इसे आइंस्टाइन समेशन रूल यूज करें ना, तो हम इसे देखो डी एल इज इक्वल टू एच आई डी क्यू आई, हम ऐसे लिख सकते हैं डी एल आई को, ओब्वियसली डी एल आई को। तो अब सिमिलरली आप देखो हम यहाँ पे भी ये यूज करेंगे, तो क्यू जे इक्वल्स टू एफ आई, डी एल आई को देखो एच आई तो कॉन्स्टेंट है, एच आई तो आपको पता है ना, देखो मैं अभी बताता हूँ, एच आई और यहाँ पे डी क्यू आई बाई डी क्यू जे। तो देखो आपको याद है, देखो हमने कल पढ़ा तो था एच वन एच टू
H3, ये एक सेकेंड। तो हमने कल देखो आपको याद, लास्ट लास्ट क्लास में पढ़ा तो था ये को, ये हो गया H1 H2, और यहाँ पे कार्टिशन और स्पेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल के लिए पढ़ा था। एक सेकेंड में बना देता हूँ, इसका यूज कर लेंगे अभी इसी बहाने। देखो ये H1 H2 और H3 के लिए, और ये था आपका कार्टिशन कोऑर्डिनेट के लिए, और ये था आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, और ये था आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। और ये वैल्यू कितनी कितनी आई थी, देखो 1 1 1 1 r और r साइन थीटा, और 1 s 1, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, ये जो 1 हो गया ये एच एक्स के लिए हो गया, ये एच वाई के लिए, ये एच जेड के लिए है ना, ये एक्स वाई जेड, ये आर थीटा और फाई के लिए, और ये आर फाई और जेड के लिए, ये मैं कल बता चुका हूँ। तो ये जो एच है ये तो कांस्टेंट वाली टर्म है ना, ये तो हमने बाहर ले ली इसके। तो हमारा आ जाएगा क्यू जे, एक सेकेंड, वाइट, हाँ। तो डेल क्यू आई बाई डेल क्यू जे, और मैंने जनरलाइज कोऑर्डिनेटर में आपको बताया डेल क्यू आई बाई डेल क्यू जे क्लासिकल मैकेनिज्म में क्रॉनिकल डेल्टा इक्वल टू जे, और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा अगर आई नॉट इक्वल टू जे है, और अगर आई इक्वल टू जे है तो ये 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे, क्यू जे इक्वल्स टू एफ आई एच आई, और यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, और हम यहाँ पे आई इक्वल टू जे ले रहे हैं, तो हम क्रॉनिकल डेल्टा को हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसी तरीके से फॉर्मूला निकल जाएगा एफ आई और एच आई, एफ आई और एच जे, आई इक्वल टू जे है ना, तो ये आई इक्वल टू जे पुट कर दिया ना हमने, तो हमारा ये निकल जाएगा फॉर्मूला जनरलाइज फोर्स। तो जिसमें ये जो क्यू जे है ये आपका है जनरलाइज्ड फोर्स, और ये जो एफ जे है ये आपका है एक्चुअल फोर्स। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो, मैं एग्जांपल बोलता हूं, अगर हम कार्टेशियन की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो मान लो अगर हमें क्यू एक्स निकालना है, मतलब कि जनरलाइज्ड फोर्स कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से यहाँ पे क्यू एक्स एफ एक्स और एच एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एच एक्स कितना है, एच एक्स 1 ही तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल एफ एक्स इंटू 1, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली इम्प्लाइज तो नहीं करना चाहिए, सिमिलरली क्यू वाई आएगा आपका एफ वाई आ जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे क्यू जेड आएगा आपका एफ जेड आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो जनरलाइज्ड फोर्स होती है ना, जो जनरलाइज्ड फोर्स होती है वो एक्ट करती है एज एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स एक्ट करती है एक्चुअल फोर्स में, फोर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और अगर हम स्फेरिकल पोलर की बात करते हैं, मानो एग्जांपल स्फेरिकल पोलर, इन स्फेरिकल पोलर, देखो स्फेरिकल पोलर में अगर मान लो कि हम जनरलाइज्ड फोर्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू फाइव कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, तो क्यू फाइव इज इक्वल टू एफ फाइव, और यहाँ पे एच फाइव। अब देखो एफ, देखो यहाँ पे ये आर था स्पेरिकल में, ये थीटा था और ये फाइव था, तो एच फाइव यही है ना आर साइन थीटा, तो यहाँ पे हम आर साइन थीटा ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका क्यू फाइव इक्वल्स टू एफ फाइव और आर साइन थीटा। तो यहाँ पर ना ये टॉर्क, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला नहीं लग रहा एफ इंटू आर साइन थीटा, ये टॉर्क ही तो है, ये आपका टॉर्क है। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड फोर्स टॉर्क का काम कर रहा है, हेयर जनरलाइज्ड फोर्स एक्ट एज टॉर्क। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जनरलाइज्ड फोर्स है ना, जनरलाइज्ड फोर्स वो आपकी फोर्स भी हो सकती है, वो आपका टॉर्क भी हो सकता है, ऐसी वो प्रेशर भी हो सकता है।
तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इन तीनों में से हो सकता है। ऐसे हम सिलेंड्रिकल में निकालेंगे तो ऐसी कुछ और निकलेगा, मतलब कि फोर्स्ड और प्रेशर में से कुछ निकलेगा। तो ये हमारे हमने बेसिक टर्म्स आज इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।